डीबी कॉपर एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक बड़ी ही मुस्कान के साथ नोटिस देता है। एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनार एक 23 साल की औरत थी। उसको लगा कि यह बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने इस नोटिस को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देखकर डीबी कॉपर ने कहा कि मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोटिस पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शेफनर ने जब इस नोटिस को खोला और पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उस नोटिस में ऐसा क्या लिखा होता है? और मजे की बात तो ये है कि ये बंदा डीबी कॉपर इस वाकये के बाद गिरफ्तार तो दूर की बात नजर तक नहीं आया। इस सारी मिस्ट्री स्टोरी को जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम यूएम खबर के मौजूद दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वाकये की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से शुरू होती है। एक शख्स जो बाजार बिजनेसमैन लगता था, इसने पोर्टलैंड से चार्टर का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये सब लोग इस बात से अनजान है कि आज यहाँ उनके बीच में एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा डीबी कॉपर नाम से। दिखने में तो ये हाईजैकर बिल्कुल भी नहीं लगता था, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता था। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जिस तरह बिजनेसमैन के होते हैं और ये जानबूझकर प्लेन के बिल्कुल आखिरी रो में सीट नंबर E18 में बैठता है। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, ये एयर होस्टेस को नोटिस की पर्ची थमा देता है। जब इस नोटिस को खोला गया तो वहाँ बड़ी न्यूड हैंड राइटिंग में किरेली कॉपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है कि मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, और वो भी कैश में। इन सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना और साथ साथ 2 पीछे के पैराशूट्स और 2 आगे के पैराशूट्स। और जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए इस प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए। अपनी डिमांड के आखिर में इसने फ्लोरेंस शेफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला था कि अगर कोई गलती हुई तो मैं जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था और एयर होस्टेस शेफनर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर को ये पता चले। वो चुपचाप प्लेन के पैलेस के पास चली जाती है और कॉपर का नोटिस दिखाती है। एक दूसरी होस्टेस टीना मैक्लो को भी ये बात बताई जाती है और वो जाकर अब कॉपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कॉपर और प्लेन के पायलट के बीच में कॉन्टेक्ट मेंटेन रहता है। पायलट ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट के पास और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहते हैं कि कॉपर की सारी डिमांड पूरी करेंगे। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि ये हाईजैकर की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इस वजह से नुकसान हो, इसलिए इस मौका में वो हाईजैकर की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस अब यहाँ पर यह थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की हुई थी। तो पायलट्स को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो जब तक हम जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डीबी कॉपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी करवा दिया गया। अपनी डिमांड पूरी करवाने के बाद डीबी कॉपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डीबी कॉपर ने अपने साथ बैठी टीना मैक्लो के जरिए पायलट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाना फ्यूल की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट्स ने डीबी कॉपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डीबी कॉपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवा दवा था। इतने में डीबी कॉपर ने उसके पास बैठी टीना मैक्लो को पायलट्स के पास जाने का कहा। जब टीना मैक्लो दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डीबी कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डीबी कॉपर ने वहां से छलांग लगा ली। उसके बाद पायलट्स इस प्लेन को नेवाडा में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कॉपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर क्लिप लगे हुए थे और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से, जिसको कॉपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। उसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम भी मिलते हैं कॉपर के, जैसा कि सिगरेट्स जो वो स्मोक कर रहा था। प्लेन में उस जमाने में स्मोकिंग अलाउ होती थी।
इस वाकये के बाद डीबी कॉपर का कोई अता पता न चल सका कि जिंदा है कि मर चुका है। आखिर डीबी कॉपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। किसी के पास इसका कोई फोटो तक नहीं था। पैसेंजर्स और क्रू का इंटरव्यू लेने के बाद डीबी कॉपर के हुलिये के हिसाब से इसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डीबी कॉपर को सियाटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को यह जानना था कि इसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप लगाया था। यह जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट भी था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था। साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टीयरिंग केस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेस पर डीबी कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सर्चिंग टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन न कॉपर का कोई नामो निशान मिला और न ही कोई ब्रीफ केस का मिला और न ही पैसे का। हालांकि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डीबी कॉपर मर गया होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डीबी कॉपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर फिर अखबारों में शाया किए गए और डीबी कॉपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया। इसका ख्याल था कि डीबी कॉपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं तो जरूर खर्च करेगा और गैरत अंगेज तौर पर इस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीबन 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ सादर्न वाशिंगटन में। कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जहां एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। $20 की नोटों की गड्डियां थी जो टोटल $5800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर इन नोटों से मैच कर गए जो डीबी कॉपर लेकर गया था। डीबी कॉपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद यह पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाकये ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीबन 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले यही समझा गया कि ड्रॉप जोन में लोएस रिवर में ये पैसे डीबी कॉपर से गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबिया रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबिया रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी ये पैसे लोएस रिवर से बहकर कोलंबिया रिवर तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए मामला तो सोचने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इस केस को लेकर FBI ने कॉपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खास सुराग न मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि डीबी कॉपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना इस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। तो इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है और आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।